और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बंगाल में शुभेंदु लगातार एक्शन में है। फायर है शुभेंदु और पुष्पा कहां है? ममता के वो पुष्पा जो सिंघम को चुनौती दे रहे थे। तस्वीर देखिए जरा, लाउड स्पीकर पर आसनसोल में बवाल हुआ था, अब बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया। देख रहे हैं, पुलिस चौकी तोड़ी थी आसनसोल में। पुलिस चौकी का ये हाल करने वालों पर शुभेंदु सरकार ने कार्रवाई की है। देखिए जरा, ये तस्वीरें देख रहे हैं, 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो वहां हिंसा कर रहे थे, पुलिस चौकी तोड़ रहे थे, पत्थर चला रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, सब धरे गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक को बंगाल पुलिस ने पकड़ा है। 21 हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है इस हिंसा में जो शामिल रहे हैं। अब देखिए जरा, आसनसोल के बाद कोलकाता में देखिए एक्शन। कोलकाता में पुलिस सड़कों पर थी, तेजी से एक्शन हो रहा है बंगाल में। कोलकाता में बुलडोजर चलना था, बुलडोजर चलने से पहले देखिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। और उसके बाद देखिए जब बुलडोजर चला है तब बवाल शुरू हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस मौजूद है, पुलिस ने लाठी चलाई है, तितर बितर किया है लोगों को। ये बुलडोजर आया है और जैसे ही बुलडोजर आया भगदड़ मची। देखिए मम्मी को लाठीचार्ज कीजिए, देखिए क्या कीजिए मार के। ऑफिसर लोग मारा है, हाँ पुलिस लोग मारा है। ममता का राज में सब नहीं हुआ, पर बीजेपी का राज में सब हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करें, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। अब देखिए, लोगों का आरोप है कि शुभेंदु जैसे ही सत्ता में आए हैं उसके बाद एक्शन हो रहा है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन कर एक्शन हो रहा है, ये लोगों के आरोप है। लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा उसके बाद की तस्वीर देखिए, लोगों ने नारेबाजी शुरू की पुलिस के सामने, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। देखिए, कोलकाता पुलिस उस वक्त लोगों को समझा रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप शांति बरतें और इसके बाद आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ मत रहिए। आप लोग शांति भंग होने का संभावना ज्यादा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग यहाँ हुजूम करके मत रहिए, इससे प्रॉब्लम होता है, इससे लॉ ऑर्डर बिगड़ने का संभावना रहता है। नहीं चाहते यहाँ का माहौल खराब हो, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग सुन नहीं रहे। आज के दिन के बाद तो आप लोग आंदोलन खत्म नहीं होगा, और भी तो बाकी दिन है, आपको अपने एहतजाज दिलाने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे रास्ते में नहीं कर सकते आप। इसको बार बार समझाया जाता है, इससे आईन टूटने की संभावना है। आपको बार बार समझा रहे हैं, आप लोग चले जाइए, आप लोग शांति बनाए रखिए। तो जहांगीर की सीट पर होनी है वोटिंग, वहीं पहुंचे शुभेंदु अधिकारी डायमंड हार्बर में और कह रहे हैं पुष्पा को सिंघम नहीं, पुष्पा को मैं खुद देख लेगा। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়? এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, গুন্ডামি করতে দেব না, গুন্ডামি করতে দেব না। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়? এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল।
আমার উপরে ছেড়ে দিন। গুন্ডামি করতে দেব না, গুন্ডামি করতে দেব না। पुष्पराज झुकेगा नहीं। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়? এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন। सीएम शुभेंदु ताबड़तोड़ एक्शन में हैं और वो लोग टेंशन में जिन्होंने बंगाल में कानून या जनता से खिलवाड़ की हिमाकत की। शुभेंदु ने ऐलान कर दिया है कि चाहे वो पुष्पा हो या कितना भी रसूख वाला वीआईपी, कानून के सामने उसको झुकना ही होगा। आपका भी खाता खुलेगा, अभिषेक बनर्जी भी खाता खुलेगा और बड़ा बड़ा जो टीएमसी का नेता है सबका खाता खुलेगा। बंगाल में ममता को हराने के बाद अब बारी अभिषेक के राइट हैंड जहांगीर खान की है। फाल्ता में जो जहांगीर कुछ दिन पहले आईपीएस अधिकारी को धमका रहे थे और खुद को पुष्पा जैसा दबंग बता रहे थे, उसे शुभेंदु अधिकारी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है और पैगाम भी कि बंगाल में अब पुष्पा राज नहीं, कानून का राज चलेगा। अब देखिए जरा क्या होने वाला है फाल्ता में। बंगाल में अभी चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, सरकार बनी, लेकिन फाल्ता में चुनाव उससे पहले फिर घमासान, आमने सामने। शुभेंदु सीधे चुनौती दे रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल के जिस फाल्ता में 4 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, जहांगीर कैंडिडेट है, वहां टीएमसी नेता जहांगीर को शुभेंदु ने चेतावनी दी है और कहा अगर वो पुष्पा है तो अब मेरी जिम्मेदारी है। वो तथाकथित पुष्पा अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुष्पा को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं खुद उसका मामला देखूंगा। दरअसल फाल्ता में यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगी थी। उस दौरान शिकायत के बाद वो जहांगीर के घर और दफ्तर जांच करने पहुंचे। इस पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान भड़क गए और कहा था ये यूपी नहीं है, यहां यूपी का कल्चर नहीं, बंगाल का कल्चर चलेगा। अगर आप सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। यहां मतदान में गड़बड़ी और डराने धमकाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद फाल्ता में 21 मई को अब फिर से चुनाव होने और चुनाव से पहले ही बीजेपी टीएमसी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। डायमंड हार्बर में अभिषेक की चुनावी रणनीति जहांगीर संभालते रहे। ममता बनर्जी की हार के बाद अब जहांगीर के सामने चुनौती है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर पर पुष्पा कहकर निशाना साधा है। वो कोई आम राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि घोषित कुख्यात अपराधी है। शुभेंदु ने जहांगीर के लिए कहा उनका पूरा हिसाब होगा। पहले के अपराधों के लिए भी एफआईआर के आदेश दिए हैं। फाल्ता में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10 साल से वोट नहीं डाल पाए, ये शुभेंदु ने कहा। उन्होंने कहा मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन से वोट नहीं डाला है, क्यों वोट नहीं दिया है, तो उन लोगों ने कहा जब से अभिषेक बनर्जी हैं, अब आप बताइए इसका हिसाब होगा या नहीं। हम लोगों को उनका हक वापस दिलाएंगे और 5 साल पुराने केस भी खोलेंगे। सुनिए जरा सीएम शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, वो डकैत पुष्पा या जो भी उसका नाम है कहाँ है? पुष्पा को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं उससे निपट लूंगा। उसके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। ফেলতে দেব না, मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा। দেব এসব অতীত। आम चुनाव के दौरान जिनके खिलाफ आरोप लगे थे उनकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। फाल्ता में लंबे समय से राजनीतिक आतंकवाद और मतदान में बाधा डालने की राजनीति देखी गई है। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন कई लोगों ने कहा है कि वो इतने लंबे समय से मतदान नहीं कर पाए। क्या इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस बार प्रशासन सतर्क रहेगा और ये तय किया जाएगा कि आम जनता बिना किसी बाधा के मतदान कर सके। আমার উপরে ছেড়ে দিন। तो शुभेंदु इस बात बड़े सख्त हैं। फाल्ता की सीट पर बड़ा कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होगा। शुभेंदु अधिकारी देखिए पहुंचे पीए चंद्रनाथ रथ के घर और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके पीए की हत्या हो गई थी। नंदीग्राम देखते थे चंद्रनाथ रथ। अब आपको हुगली लिए चलता हूं, देखिए जरा वहां टीएमसी का काउंसलर यानी पार्षद गिरफ्तार किया गया है। पार्षद पर आरोप थे, जिन आरोपों के बाद पार्षद की गिरफ्तारी हुई है। ये हुगली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्यों आपको पता है क्यों अरेस्ट किया है? क्यों अरेस्ट किया है?
पार्षद से सवाल पूछा गया कि क्यों गिरफ्तार किया है, तो पार्षद का कहना है कि झूठा आरोप है। दूसरी तरफ चुनाव के बाद हिंसा हुई, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ उसमें भी दोनों तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना में, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद पहुंची हैं कार्यकर्ता के घर। ये घर दरअसल चुनाव के बाद हिंसा के शिकार हुए थे। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव पहुंची हैं, टीएमसी की सांसद हैं, और इसके बाद टीएमसी के एक दफ्तर पर, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कटमनी में प्रदर्शन हो रहा है। टीएमसी के लीडर के घर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टीएमसी पर कटमनी का आरोप लगता है। टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगते हैं कि हर चीज में वो कट लेते हैं, इसीलिए देखिए अब एक्शन हो रहा है चारों तरफ। टीएमसी के दफ्तर पर रेड पड़ी। ये तस्वीर देखिए जरा, पुलिस ने रेड की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई कि टीएमसी के दफ्तर में आधार कार्ड मिले। दर्जनों आधार कार्ड के ढेर लगे हुए थे जब पुलिस पहुंची है। सवाल यह है, ये आधार कार्ड किसके हैं, टीएमसी दफ्तर में कैसे पहुंचे? अब इस पर टीएमसी को सफाई देनी होगी। अब देखिए टीएमसी दफ्तर, उस पर रेड, वहां से निकले आधार कार्ड, और टीएमसी पर बीजेपी आरोप लगाती रही फर्जी वोटों का भी। बंगाल में ममता बनर्जी के एक बड़े दफ्तर पर छापेमारी हुई। कोलकाता के सॉल्ट लेक में पुलिस ने टीएमसी दफ्तर पर रेड की। टीएमसी दफ्तर का ताला खोला गया तो 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिले, सैकड़ों राशन कार्ड और सरकारी जमीन के सौदे से जुड़े कागजात मिले। आरोप यह है कि टीएमसी दफ्तर से मिले आधार कार्ड इलाके के लोगों के ही हैं। आधार बनवाते वक्त ऐसे पते लिखवाए जाते कि कार्ड टीएमसी ऑफिस ही आए। लोग अपना आधार कार्ड मांगते तो कहा जाता अभी कार्ड बनकर नहीं आया है। तो क्या लोगों के आधार कार्ड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल होता था? सवाल यह है। कहीं यहां के लोगों के आधार कार्ड घुसपैठियों को तो नहीं दिए जाते थे? आरोप ये लग रहे हैं, क्योंकि बंगाल में फर्जी आधार कार्ड और घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। जिस सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर में सैकड़ों आधार कार्ड मिले, वो कभी टीएमसी के गढ़ रहे विधाननगर इलाके में आता है। यहां इस बार बीजेपी ने ममता के करीबी सुजीत बोस को हराया है, और सुजीत बोस की भ्रष्टाचार के मामले में हाल ही में गिरफ्तारी हुई। शुभेंदु सरकार में गिरफ्तार होने वाले वो ममता के पहले पूर्व मंत्री हैं। अब उनके इलाके में आधार कार्ड मिलने से टीएमसी निशाने पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। अभी जब हमने खोला तो देखा कि 100 से ज्यादा आधार कार्ड। फिर बहुत लोग यहाँ पे आए, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा आई कार्ड, मतलब जो वोटर कार्ड, वो भी इन लोगों के पास है, लेकिन वो हम लोगों को मिला नहीं। अगर 4 तारीख को हम लोग पार्टी ऑफिस को अगर ना बंद करते, ताला अगर हम ना लगाते, तो मतलब ये लोग वो लोग लेके चले जाते। ममता बनर्जी को भी भारत के आईन के ऊपर नहीं है, आप भारतीय न्याय संहिता के ऊपर नहीं है। आप 15 साल भारतीय न्याय संहिता लागू करने नहीं दिए हैं, बहुत दोष किए हैं। ये शास्ति होगा, आपका भी खाता खुलेगा, अभिषेक बनर्जी भी खाता खुलेगा, और बड़ा बड़ा जो टीएमसी का नेता है सबका खाता खुलेगा। आप लोग अगर समझते थे, आप लोग को कोई नहीं हटा पाएगा, और लोगों को, पब्लिक को चोरी करके प्रताड़ना करेंगे, ऐसा नहीं होगा, सबका खाता खुलेगा। तो टीएमसी के दफ्तर पर रेड हुई। अब क्या शुभेंदु की नजर अभिषेक बनर्जी पर है, ममता बनर्जी के भतीजे पर? क्योंकि ममता बनर्जी के बाद अगर सबसे ताकतवर नेता टीएमसी में कोई है तो शुभेंदु अधिकारी है। अभिषेक बनर्जी है तो अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे की संपत्ति कहां है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
जो अभिषेक बनर्जी ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर थे। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनते ही उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पहले भड़काऊ भाषण की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ उनमें 2 साल तक जेल का प्रावधान है। और अब शुभेंदु ने भी अभिषेक बनर्जी पर कड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया है। शुभेंदु एक चुनावी रैली में अभिषेक बनर्जी की संपत्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा कोलकाता नगर निगम से उनसे जुड़ी कंपनी की संपत्तियों की फाइल मंगवाई है और उनके पास भतीजा बाबू की 24 संपत्तियों की पूरी लिस्ट मौजूद है। जल्द ही इस मामले की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ा एक्शन भी होगा। डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी की संपत्ति 5 साल में 3 गुना बढ़ी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अभिषेक के पास 2 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके पास करीब 8 लाख रुपए कैश और 85 लाख रुपए बैंक में जमा है। ममता सरकार के पूर्व मंत्री भी अभिषेक की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। 3 बार विधायक रहे गियासुद्दीन मोल्ला ने शिकायत दर्ज कराई है। कहा टीएमसी के कुछ नेता और पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते थे और यह सब पार्टी में अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर होता था। अपनी ही पार्टी से प्रताड़ित किए जाने के डर से मैं चुप था। डर था कि टीएमसी के कार्यकर्ता मुझ पर कहीं हमला न कर दें। अब नए सीएम शुभेंदु के नेतृत्व और प्रशासन पर भरोसा है, इसलिए अब मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं। ये गियासुद्दीन देख रहे हैं जो आप, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। माननीय भाईपो बाबू, आदरणीय भाईपो बाबू यानी भतीजे बाबू, कोलकाता कॉरपोरेशन थे। कल मुझे कोलकाता नगर निगम से संपत्तियों की सूची मिली है। आपकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के पास कोलकाता में 24 संपत्तियां हैं। আমতলায় প্রাসাদের মতো অফিস, अमताला में एक महल जैसा दफ्तर है। अब हिसाब मांगा जाएगा। দেখেন না আমাকে। इलेक्टोरल जो फाइट हुआ भयंकर हुआ, उसमें बयानबाजी भी भयंकर हुआ, ये तो दो राय नहीं है। बहुत सारी बात है जो कानून का आधार पे नहीं हुआ। देखिए, ममता बनर्जी हताश हैं, निराश हैं। वो खुद की अपनी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हार चुकी हैं। पिछली बार भी वो हारी थी, इस बार भी हारी हैं। उनको पार्टी का टूटने का डर सता रहा है। उनके ऊपर विश्वास, उन्हीं के नेताओं की कमी हो रही है। धीरे धीरे लोग उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जिस तरीके का डिक्टेटरशिप वाली राजनीति वो और उनके भतीजे ने मिलकर बंगाल में करी थी, अब उससे लोगों ने आज़ादी, जनता तो आज़ाद हो गई है, अब उनके नेता भी उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। अब सोचिए जरा, जिस दिन से शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है उस दिन से शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से फुल फॉर्म में, रोज एक्शन, रोज कार्रवाई, रोज मीटिंग। यह तस्वीर देखिए, हावड़ा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हावड़ा में पुलिस पहुंची, हावड़ा में भी बुलडोजर एक्शन होना था। पुलिस ने पहले पहुंचकर हालात को संभाला और उसके बाद बुलडोजर पहुंचा। जितना भी अवैध अतिक्रमण है स्टेशन के आसपास वो सब खाली कराया गया। लोगों ने घेर रखा था, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी, ट्रैफिक की समस्या हो रही थी, लोग आम आदमी निकल नहीं पाते थे, तब ये कार्रवाई हुई। बुलडोजर যেখানে আছে সেখানে আছি আমি। तो एक तरफ कोशिश यह है कि बंगाल की सड़कों को चौड़ा किया जाए, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी नजर है कि क्या एक्शन बॉर्डर पर लेना है। ये देख रहे हैं शुभेंदु के मंत्री अशोक कीर्तनिया जो बॉर्डर पर पहुंचे। এই এলাকায় কাঁটাতার না থাকার কারণে সাধারণ মানুষের যে সমস্যা এই এলাকায় কাঁটাতার না থাকার কারণে সাধারণ মানুষের যে সমস্যা। भाई अब आपको बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी ने 7 दिन में कौन से 7 बड़े फैसले लिए जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही। देखिए जरा, तो सबसे पहले देखिए, शुभेंदु लगातार बैठक पर बैठक भी कर रहे हैं। सीएम बनते ही अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने लगे।
कोलकाता में जिस अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, 30 घंटे के अंदर उस पर बड़ा बुलडोजर एक्शन हो गया। अब हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चला। प्रशासन ने अवैध दुकानों को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया, कहा अतिक्रमण की वजह से लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है, लेकिन गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अतिक्रमण नहीं हटा तो 4-5 बुलडोजर से 150 से ज्यादा अवैध दुकानें गिरा दी गई। इस तरह अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन खाली करा ली गई। अगला एक्शन सीएम बनते ही पहला फैसला घुसपैठ रोकने पर किया। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। 45 दिन के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देंगे ताकि करीब 850 किलोमीटर के बॉर्डर इलाके पर तारबंदी हो। इसके बाद अगला फैसला, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा में रखी जाए। कहा कि किसी की धार्मिक आजादी से लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़क पर नमाज या किसी धार्मिक गतिविधि के चलते सड़क जाम ना हो। अगला फैसला, आसनसोल में हाल में तोड़फोड़ के मामले में 15 गिरफ्तारियां हुई है, यानी हिंसा करने वालों पर कार्रवाई। सीएम शुभेंदु ने दंगाइयों से नुकसान की वसूली की बात की है। पिछले 5 सालों में हुई चुनावी हिंसा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये सब गिरफ्तारी हुई जिन लोगों की। हिंसा से जुड़े 700 से ज्यादा पुरानी फाइलें फिर से खोली जाएंगी। पशु तस्करी रोकने के लिए खास टास्क फोर्स बनाई और बकरीद से पहले पशु हत्या और बूचड़ खाने पर बड़ा ऑर्डर दिया है। खुले में और गैर कानूनी तरीके से जानवर काटने पर रोक लगा दी है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट मवेशी भैंस की हत्या पर बैन लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल या फिर जुर्माना होगा। अगला बड़ा फैसला, ममता सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं की थी। सीएम बनते ही शुभेंदु ने बीएनएस को बंगाल में लागू कर दिया है और साथ ही आईपीएस और आईएएस को केंद्रीय ट्रेनिंग की भी मंजूरी दे दी है। आखिरी फैसला और बहुत बड़ा फैसला जो बंगाल में उन लोगों के लिए जरूरी है जो स्वास्थ्य सेवाओं से अब तक जूझ रहे थे। ममता ने आयुष्मान और उज्ज्वला जैसी योजनाएं रोक रखी थी। शुभेंदु ने सीएम बनते ही केंद्र की करीब सभी योजनाएं लागू कर दी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बेशक शुभेंदु काम कर रहे हो, लेकिन टीएमसी सवाल भी उठा रही है। सुनिए क्या कहते हैं। यहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त हो, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहाँ से हट जाए। देश में एक विभाजन की राजनीति चल रही है। देखिए, अगर कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप देश के कानून को मान के कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर आप बुलडोजर चलाएंगे जाति और धर्म के बेसिस पर, तो वो तो कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखेगी तो उनको खिलाफ बुलडोजर दे के तोड़ेगी। क्यों देख के तो कुछ नहीं है। इलीगल कोई काम नहीं हो, इस मामले में हम सरकार के साथ हैं और हम आवाम से भी यही अपील करते हैं कि सड़क का काम जो है चलने का है, फिरने का है, वो सड़क पर वो होना चाहिए। स्पेशल परमिशन जो ईद बकरीद के लिए आता है मुसलमानों के लिए, और कोई मुसलमान का फेस्टिवल रोड पे होता नहीं है। कुछ गवर्नमेंट का कमिटमेंट था, इलेक्शन का पहले कमिटमेंट था, पावर में आने के बाद 45 डेज का अंदर काम शुरू हो जाएगा। 45 डेज का अंदर ही काम तुरंत शुरू हो गया। जमीन ले लिया हम लोग, गवर्नमेंट ले लिया, सही मूल्य से सही दाम दे दिया जिन लोगों का जमीन था। और आइए, बंगाल में एक्शन देख लिया, अब यूपी में एक्शन देखिए जरा। योगी राज में क्या हो रहा है। बुलडोजर पर एक्शन पर वकील भिड़ गए। आज योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे, जनता की फरियाद सुन रहे थे, जनता दरबार लगाया था और लोगों की शिकायत सुन रहे थे। लेकिन उसी लखनऊ से एक और तस्वीर सामने आई कि आज बुलडोजर पहुंचा था वकीलों के अवैध चैम्बर को गिराने के लिए। तो जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, वकीलों ने सुंदरकांड शुरू कर दिया उसी चैम्बर में कि शायद बुलडोजर के पंजे को रोक पाएं।
राम कंबा सुनामा सकल मंगल मूर्तिया लेकिन योगी कहते हैं कि उनका पंजा सब पर बराबर चलता है। उसके बाद देखिए अवैध चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। जितने अतिक्रमण कर बनाए गए थे कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह कार्रवाई हुई। पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था बुलडोजर चला लेना। पुलिस और वकील आमने सामने आ गए, लाठियां भी चली और पत्थर भी चले। देखिए तस्वीरें, पुलिस वकील आमने सामने भिड़ गए एक दूसरे से। नारेबाजी शुरू हो गई, टेंशन बढ़ गई थी। और देखिए एक वकील ने क्या किया, फंदा लगा लिया। चैम्बर में फांसी का फंदा लगाने जा रहा था, चादर का फंदा बना लिया। और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। वकील सामने खड़े थे, कानून की किताब वाले, और उसके बाद देखिए जरा पत्थर चलने लगे। पत्थर चले, फिर पुलिस ने लाठियां चलाई, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। मैं ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दाद दादे से, आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। बीजेपी सरकार में सपा में हम परेशान किए गए। कार्रवाई ने मुझे नोटिस दी गई, हमारे चैम्बर को चिन्हित किया गया। वकीलों में गुस्सा है। वकील 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। लेकिन अब आपको बताऊं ये एक्शन हुआ क्यों, किसके कहने पर, किसके ऑर्डर पर हुआ। देखिए जरा, लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर को लेकर यह हंगामा हुआ। अवैध चैम्बर को तोड़ने के लिए नगर निगम की पुलिस पहुंची, नगर निगम की टीम और पुलिस पहुंची, और इसी दौरान कई वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। लाइन से बुलडोजर लगे हुए थे। वकीलों ने अवैध चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के बाहर अतिक्रमण का आदेश दिया था। वकीलों के 240 अवैध चैम्बर तोड़ने को कहा गया था। नगर निगम ने 240 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे। इनमें ज्यादातर वकीलों के चैम्बर और दुकानें। 10 बुलडोजर और 300 पुलिस वालों की टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान करीब 90 चैम्बर तोड़ दिए गए। नगर निगम की टीम ने अवैध चैम्बर पर लाल रंग का निशान लगाया था। साथ ही नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाने को भी कहा था। लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। 2020 में भी यहां वकीलों के कुछ चैम्बर तोड़े गए थे। 2026 में कोर्ट परिसर के बाहर अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें आई थीं। 12 मई को नगर निगम की टीम ने लाल रंग का निशान लगाया और 16 मई तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। और उसके बाद अब एक्शन हुआ है। सुनिए, हमारे सहयोगी अजय दुबे उस वक्त ग्राउंड जीरो पर थे, उनकी रिपोर्ट देखिए और वकील क्या कह रहे हैं।
तरीके की सुरक्षा इंतजाम है उन्हें भी देखिए, समझिए कि कितनी चुनौती इस कार्रवाई के बीच में है। यहाँ पर जो एक आप देखेंगे एक अवैध निर्माण जो दिखाई दे रहा था उसे तोड़ते हुए, जो वॉल थी उसे तोड़ते हुए यहाँ पर जेसीबी दिखाई दे रही है। लोहे का बनाया हुआ एक चैम्बर है जिसे आप देखिए किस तरीके से निस्तनाबूद करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बुलडोजर। अधिवक्ताओं का 72 चैम्बर तोड़ने का आदेश हुआ था, उस 72 में से 250 चैम्बर तोड़े गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय से मेरा प्रश्न है कि क्या ये सही है? अवैध अतिक्रमण है वो प्रशासन को दिखाई नहीं देता है, चौकियां सब अवैध बनी हुई, सिर्फ अधिवक्ताओं के चैम्बर अवैध दिखाई देते हैं। वकीलों का चैम्बर तोड़ा गया है तो प्रत्येक अधिवक्ता को चैम्बर देने की भी जिम्मेदारी ले। ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी वो समाप्त की जा रही है। हमें बैठने की जगह दीजिए, चैम्बर तो हम अपने आप तोड़ देंगे। हम नाले में बैठ रहे हैं, उसकी बदबू आ रही है, क्या मुझे अच्छा लगता है? कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माना माने, क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बात लीगलिटी और इलीगलिटी की हो तो जो चैम्बर अंदर भी है विदाउट अलॉटमेंट वो भी इलीगल है ना, और हम लोग का ये राइट टू प्रोफेशन है जो हम लोग कर रहे हैं इन्वॉल्व। चैम्बर के अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था पहले करनी चाहिए, उसके बाद अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो नोटिस देना चाहिए। ये संडे के दिन या सुबह 4 बजे आप आ जाओगे गिराने, ये कहाँ कहा है कि 4 बजे आप आओगे गिराओगे। अब देखिए जरा दूसरी तरफ, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ एनकाउंटर हो रहा है। आज लगभग 7 से 8 एनकाउंटर हुए हैं यूपी में। ये तस्वीर देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की। कई मामलों में इसकी तलाश थी और उसके बाद इसे पुलिस ने ठोका। ये हापुड़ की तस्वीर देख रहे हैं। अतुल हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। ये इटावा की वन विभाग की टीम पर हमले का आरोपी है। ये गाजीपुर की मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ। सहारनपुर मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हुआ। ये बलिया है, गाड़ी चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की। क्यों गलती होगी बस मुझे माफ कर दो, अपना करने का माफ कर दो, गलती होगी बस मुझे माफ कर दो, क्यों अपना करने का अपना। अब देखिए जरा, योगी ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है। रील बनाएंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी अगर खाकी पहने हैं तो। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पहनकर रील बनाने पर कार्रवाई होगी। रीलबाज सिपाही और पुलिस अफसरों पर यह एक्शन होगा। एडीजी अमिताभ यश ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों और इकाइयों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी भेजने को कहा है। कुछ पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट और रील साझा कर रहे हैं जो विभागीय नियमों के खिलाफ है। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। साथ ही पुलिस की छवि और गरिमा पर असर पड़ रहा है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वर्दी में वीडियो या रील बनाकर पोस्ट करना नियमों के खिलाफ है। पुलिसकर्मियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं होगी। शिकायतकर्ता, पीड़ित महिलाओं, बच्चों की पहचान करना गंभीर उल्लंघन है। सरकार राजनीतिक दलों या विवादित विषयों पर टिप्पणी पर भी कार्रवाई करेगी। हाल में कुछ पुलिस वालों के खिलाफ इसको लेकर कार्रवाई भी हो चुकी है। नोएडा में एनकाउंटर के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी एक्शन हुआ था। पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं और कई बार वार्निंग और सोशल मीडिया पॉलिसी के बावजूद रील साझा होती है। अनुचित पोस्ट, वायरल रील और संवेदनशील जानकारी साझा की जाती है और इसी के बाद एडीजी अमिताभ यश ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। तो यूपी में अपराधी नहीं, पुलिस को भी दुरुस्त किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से, लेकिन दिलचस्प है। बच्चे बढ़ाओ और पैसे पाओ का ऑफर है। क्या ऑफर है? चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा ऐलान किया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि कैसे बच्चे बढ़ाने हैं, उसके लिए क्या तरीका है। చైల్డ్ కి 30,000 రూపాయలు పుట్టిన వెంటనే ఇస్తాం। कि आंध्र प्रदेश में आखिर क्या पॉलिसी है। आंध्र प्रदेश सरकार आखिर कितने पैसे देगी जो तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करेंगे। आंध्र के सीएम ने ऐलान किया है कि बच्चा पैदा करने पर पैसे मिलेंगे। इधर देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4
तीसरे पर 30,000 और चौथे पर 40,000। योजना के मुताबिक तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए मिलेंगे और चौथे पर जो दंपत्ति चौथा बच्चा पैदा करेगा उसे 40,000 दिए जाएंगे। इससे पहले मार्च 2025 में सीएम ने विधानसभा में बताया था कि दूसरा बच्चा पैदा करने वालों को 25,000 देने पर सोच रहे हैं। यानी पहले आंध्र में सिर्फ दूसरे बच्चे पर ही पैसे देने की बात थी, लेकिन अब सरकार ने फैसला बदला और नया ऑफर निकाला है। सीएम नायडू ने कहा राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और इस फैसले की वजह आंध्र में गिरता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR, यानी कुल प्रजनन दर जनसंख्या में बदलाव मापने का पैमाना है। और इसका मतलब है एक महिला पूरे प्रजनन काल में पैदा बच्चे की औसत संख्या से है। भारत में अभी कुल प्रजनन दर करीब 2 है, यानी औसत 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक आंध्र में प्रजनन दर घट गई है और 1.5 रह गई। इसका मतलब है वहां आबादी तेजी से घटने की कगार पर है। आंध्र की औसत उम्र 32.5 साल है, जो देश से करीब 4.5 साल ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आंध्र में आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और ऐसा रहा तो 2040 के बाद यहां युवाओं की भारी कमी हो जाएगी और इसी खाई को पाटने के लिए आबादी बढ़ाने के लिए पैसों का ऑफर दिया गया है। सुनिए जरा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को। जनाभा तग्गिपोता उंदी। बच्चों को राष्ट्र की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, बोझ के रूप में नहीं। मैंने इस बारे में कई बार सोचा है। अतीत में मैंने परिवार नियोजन के लिए काम किया, लेकिन आज एक बार फिर बच्चे हमारी संपत्ति हैं और अब हम सभी को अपने बच्चों के हित में काम करने की जरूरत लग रही है। यही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने एक और फैसला लिया है और मैं इस महीने इसे आपके सामने रख रहा हूं। तीसरे बच्चे के जन्म पर हम जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए देंगे। चौथे बच्चे के लिए हम 40,000 रुपए देंगे। 2.1 जन्मनिस्ते। और अब देखिए जरा जो फैसला आंध्र प्रदेश में हुआ, चंद्रबाबू नायडू सरकार में हुआ है, दुनिया के कई और देशों में पहले से इस तरह के नियम हैं। देखिए जरा क्या नियम है। सबसे पहले देखिए रूस में 10 बच्चे पैदा करने पर महिला को मदर हीरोइन सम्मान देते हैं अगर 10 बच्चे होते हैं। साथ ही उन महिलाओं को बड़ी नगद राशि भी मिलती है। युवा छात्राओं को बच्चा पैदा करने पर अलग से बोनस मिलता है। चीन में देखिए कई शहरों में तीसरे बच्चे पैदा करने पर नकद पैसे मिलते हैं। वहां सरकारें करीब 3 साल तक सालाना 50,000 रुपए देती हैं। मकान खरीद में सपोर्ट और पेरेंट्स को ज्यादा पेड लीव मिलती है और बच्चे के जन्म पर होने वाले तमाम खर्च भी सरकार उठाती है। इटली में देखिए बच्चे पैदा करने पर टैक्स ब्रेक और 1 लाख का बेबी बोनस। जापान में बच्चे पैदा करने वाले कपल को लाखों रुपए बोनस मिलता है। युवा जोड़ों को फ्री IVF ट्रीटमेंट की सुविधा भी दी जाती है और इसके साथ ही बच्चों को संभालने के लिए भी सपोर्ट मिलता है। वियतनाम में यहां 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 11 लाख का इंसेंटिव मिलता है। सिंगापुर में तीसरे बच्चे को जन्म देने पर करीब 10 लाख रुपए का इनाम है। दक्षिण कोरिया में बच्चे पैदा करने पर सरकार करीब 2 लाख रुपए का इनाम देती है। साथ ही छुट्टी, चाइल्ड केयर सब्सिडी और हाउसिंग लोन भी देती है। हंगरी में 4 बच्चे पैदा करने वाली महिला को आजीवन इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि 3 बच्चे पैदा करने पर लोन माफ करने का भी ऑफर है और 2 या ज्यादा बच्चों वाले परिवारों का इनकम टैक्स नहीं लगता है पोलैंड में। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है। तो जहां घट रही है वहां उसमें आंध्र प्रदेश भी है। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है और सरसंघचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए। तो जो वर्तमान राष्ट्रीय नीति है जनसंख्या को लेकर के, कोई राज्य उसके विपरीत कैसे जा सकता है? वो सभी राज्यों की सर्वानुमति से बना है और आगे भी सर्वानुमति से बनेगा। अब इसका जवाब एनडीए को देना चाहिए। ज्यादा बच्चे पैदा करना इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ाना है। ज्यादा बच्चे पैदा करना इसका मतलब देश की इकोनॉमी एकदम डाउन करना है और देश को प्रगति की दिशा से आगे जाने के लिए जिस तरह चाइना ने 1 फैमिली 1 बच्चा इसी तरह का निर्णय लिया और आज चाइना दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन में देश था, लेकिन अभी इंडिया का नंबर 1 पर हम हुआ है।
बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, और इन्हीं के जो मुख्य घटक दल हैं वो तीसरे और चौथे बच्चे के लिए पैसे बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी बताए इसका जवाब दे कि क्या ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि लोक संख्या बढ़ेगी तो हमें ज्यादा कुछ मिलेगा, ये सोचना ही गलत बात है। अभी अपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, तो हर फैमिली, मैं बोलता हूँ मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पे आजकल फैमिली प्लानिंग होता है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिलचस्प खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। जानते हैं क्यों, बताएंगे। उससे पहले देखिए मोदी का मिशन तेल और गैस, कि कैसे भारत में तेल गैस के उपाय हो। यह तस्वीर देखिए, दिलचस्प तस्वीर है। पीएम मोदी का जहाज है और देखिए फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे हैं पीएम मोदी के जहाज को दोनों तरफ से। जहाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और अब ये एक तरह का सम्मान भी है। जब प्रधानमंत्री यूएई जा रहे थे तो इसी तरह वहां भी फाइटर्स प्रधानमंत्री के जहाज को एस्कॉर्ट कर रहे थे। और उसके बाद नीदरलैंड से पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर है, प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। फिर देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम। वहां जब लोग होटल में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ, लोग इंतजार कर रहे थे। और देखिए उसके बाद पीएम मोदी का भारतीयों ने कैसे स्वागत किया है, जो भारतीय रहते हैं स्वीडन में। दिलचस्प है, बंगाल जीत के पीएम मोदी पहुंचे तो बंगाल के पारंपरिक तरीके में ही उनका स्वागत हुआ। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत पर। लेकिन स्वीडन पहुंचने से पहले पीएम मोदी नीदरलैंड्स में थे और देखिए जरा नीदरलैंड्स में डैम देखने के लिए पहुंचे थे। एक नए अंदाज में, एक नए लुक में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, चश्मा भी लगाए हुए हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद क्या है। एक तरफ देश जूझ रहा है और दुनिया जूझ रही है और संकट में भी है तेल और गैस को लेकर। तो क्या तैयारी है? सबसे पहले पीएम मोदी यूएई गए। मोदी ने करीब 200 मिनट के दौरे में ऊर्जा क्षेत्र में 2 बड़ी डील की है। पहली पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने और दूसरी एलपीजी सप्लाई की। अब यूएई की कंपनी भारतीय ठिकानों में ज्यादा तेल स्टोर करेगी। इससे आपात स्थिति में हमारे पास तेल का पर्याप्त बैकअप भी होगा। ओपेक से निकलकर यूएई अपना तेल उत्पादन बढ़ाएगा, जिससे वो भारत को तेल ज्यादा और सस्ता भी दे सकेगा। एलपीजी सप्लाई पर भारत और यूएई की कंपनियों में भी करार हुआ है, जिससे भारत को लंबे वक्त तक रसोई गैस की स्थिर सप्लाई मिलेगी। वैसे भारत घरेलू एलपीजी जरूरत का करीब 40% यूएई से ही लेता है। पीएम उसके बाद नीदरलैंड्स पहुंचे
वैसे तो यहां पीएम मोदी और डच पीएम के बीच कई सौदे हुए, लेकिन ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश अब आगे बढ़कर काम करेंगे। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप अपनाया गया है। यह भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, घरेलू उपयोग और निर्यात को बढ़ाएगा। भविष्य में खाना पकाने, बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। साथ ही हाइड्रोजन कारों में इसका ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगा, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के विकल्प मिल सकेंगे। अब पीएम पहुंचे स्वीडन। भारत और स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन पर काम करने वाले हैं, यानी ज्यादातर क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ाएंगे। इसका मकसद भारी उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन कम करना है। फिर पीएम नॉर्वे जाएंगे। 43 साल बाद कोई भारतीय पीएम नॉर्वे दौरे पर जा रहा है। मोदी की यात्रा का मकसद एलपीजी सप्लाई और ग्रीन शिपिंग बढ़ाना है। नॉर्वे के साथ एक लॉन्ग टर्म एलपीजी आपूर्ति समझौता हो सकता है। उसके बाद पीएम मोदी इटली जाएंगे। मोदी आखिर में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे और दोनों के बीच समुद्री व्यापार को मजबूत करने पर जोर होगा। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाएंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नेदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है। स्वीडन का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। पीएम मोदी नीदरलैंड से स्वीडन के दौरे पर हैं और वहां सबसे बड़ा सम्मान जिससे नवाजे गए पीएम मोदी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है। तो पीएम मोदी जिस मकसद से गए हैं कि देश में तेल गैस की किल्लत ना हो या उसके दूसरे विकल्प खोजे जा सकें, लेकिन दूसरी तरफ गैस के दाम बढ़ गए, सीएनजी की महंगाई वाली मार। दूसरी तरफ एक शिप भी आया है, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं एलपीजी लेकर भारत पहुंचा ये जहाज। आप देख रहे हैं एलपीजी लेकर पहुंचा है जहाज, लेकिन सीएनजी महंगी हो गई है। जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं, देखिए जरा आखिर सीएनजी के दामों में कितना इजाफा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये लगातार दूसरा दिन है। तो आइए आपको बताऊं कि कितना फर्क है, सीएनजी के दामों में कितना इजाफा हुआ। इससे पहले भी सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जरा दिल्ली एनसीआर में 80 रुपए से ज्यादा हो गई, 80 रुपए प्रति किलो हो गई है सीएनजी। नोएडा गाजियाबाद यूपी में 88 रुपए 70 पैसे हैं। और उधर देखिए जरा मध्य प्रदेश में 93 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गई है सीएनजी। ये लगातार दूसरा दिन है जब गैस कंपनियों ने दाम बढ़ाए। इससे पहले 15 मई को सीएनजी और पेट्रोल डीजल महंगा किया था। अब एक बार फिर गैस कंपनियों ने सीएनजी के रेट बढ़ा दिए। दिल्ली, एमपी और यूपी के कई शहरों में दाम बढ़ाए गए हैं। मध्य प्रदेश में तो सीएनजी 3 रुपए तक महंगी हो गई, जिसके बाद भोपाल में सीएनजी के दाम 93 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गया। इससे पहले एमपी में सीएनजी 90 रुपए प्रति किलो के पार थी। दिल्ली में महंगी होकर सीएनजी पहली बार 80 रुपए को पार कर गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 1 रुपए बढ़ाए गए थे, जिसके बाद यहां सीएनजी के रेट 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में भी सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। नोएडा, गाजियाबाद में भी सीएनजी पर 1 रुपया बढ़ गया है।
यानी यहां 1 किलो सीएनजी के लिए 88 रुपए 70 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे पहले पेट्रोल डीजल भी 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था। इस बढ़ोतरी की वजह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना है, क्योंकि ईरान अमेरिका जंग के चलते खाड़ी देशों में तनाव है और अगर ऐसा रहा तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी फिर महंगी हो सकती है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। मोदी तो अपने आप से थोड़ी बढ़ा रहा है, वो बढ़ रहा है, नहीं आ पा रहा है, इसीलिए दबाव पड़ रहा है, इसीलिए ऐसे बढ़ रहा है। रेट पे 2 रुपए 3 रुपए बढ़ गए हैं सर, वो किराया तो बढ़ नहीं रहा है, वही किराया है। चीज का रेट बढ़ रहा है, ये नहीं है वो सीएनजी भी बढ़ रहा है, सामान का भी रेट बढ़ रहा है, किराया तो और कमते जा रहा है। पहले ये था जो सवारी का हमने एडजस्ट कर लेते थे अगर कम भी देता था तो, लेकिन अब तो मतलब एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, सवारी पैसे देने के राजी चल रहा है जैसे तैसे। विश्वास बनाए हुए हैं सरकार पे, देखो कब तक विश्वास टिका रहे। कुछ भी नहीं कर रही सरकार, कुछ भी नहीं कर रही, वैसे झूठे दावे कर रही हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रही। अगर पीछे से महंगा हो गया है तो गवर्नमेंट कब तक नहीं बढ़ाएगी। सरकार भी कितना लॉस उठा सकती है, बाकी जगह भी सरकार को स्पेंड करने फंड सब। नुकसान तो बहुत उठाना पड़ रहा है सर, 2-3 रुपए बढ़ गया तो नुकसान तो उठाना पड़ता है, हमारा रेट तो बढ़ा। अब ज्यादा करके गाड़ी ऐसे भी ऑनलाइन में चल रहा है, ऑनलाइन में किराया उतना है नहीं, तो आम आदमी को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा वसूली कर ली आम आदमी के जेब से, और अब बढ़ा रहा है। 3-3 रुपए वो बढ़ाया, सीएनजी 2-3 रुपए बढ़ा दिया, घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, कुल मिला के लूट जारी है मोदी सरकार। ये नरेंद्र मोदी जी की दुरागमी जो नीति है उसका नतीजा है कि संकट के वक्त में भी देश के लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े, अन्य देशों की तुलना में उसको वो अच्छे से निभा रहे हैं। ये सरकार जो बातें कर रही थी कि कोई असर जनता को नहीं पड़ेगा, वही सरकार अब इस तरीके से जो दाम बढ़ा रही है वो कैसे रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताऊं, जिस तरह सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, सोना चांदी खरीदने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 साल तक ना खरीदें सोना चांदी। इस बीच चांदी को लेकर एक और बड़ी खबर आई है कि कुछ चांदी के आयात पर रोक लगा दी। अब तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर आई है महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर से। देखिए चांदी से भरा ट्रक पलट गया, उसके बाद देखिए कैसी अफरा तफरी मची। बताऊं कि सोना चांदी पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 साल तक ना खरीदें, चांदी पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना खरीदने से मना किया। उसके बाद केंद्र ने अब चांदी को लेकर बड़ा फैसला दिया। सरकार ने अब चांदी के आयात पर नए प्रतिबंध लगा दिए, मतलब आप विदेश से चांदी खरीद कर नहीं ला सकते। पहले चांदी का आयात आसानी से किया जा सकता था क्योंकि देश में चांदी का आयात मुक्त कैटेगरी में था, लेकिन अब इसे प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। असर यह होगा कि विदेश से चांदी मंगाने पर लाइसेंस चाहिए, क्योंकि नए नियमों के तहत अब कोई भी कंपनी या कारोबारी चांदी की सिल्लियां, कच्ची चांदी, पाउडर सीधे भारत नहीं ला सकेगा। सोने या प्लैटिनम की परत चढ़ी चांदी मंगाने पर अनुमति लेनी होगी। हालांकि निजी इस्तेमाल और गहनों पर अलग अलग छूट के नियम है। सरकार का कहना है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए फैसला किया है। दरअसल भारत सालाना 5 से 8 हजार टन चांदी आयात करता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने करीब 1 लाख करोड़ की चांदी आयात की थी। सरकार ने बैन लगाने से पहले सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, यानी सोना चांदी के आयात पर टैक्स 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया था। इस हफ्ते 1 किलो चांदी 12,900 रुपए से महंगी होकर 2,63,000 पार हुई, जबकि सोना 7,132 महंगा होकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। 2026 में अब तक सोना 25,000 और चांदी 38,000 रुपए महंगी हो चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सर्राफा कारोबारी। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर की जो प्राइजेस थी वो काफ़ी हाई है।
उसके बाद अगर ये रिस्ट्रिक्शन लग गया है तो डोमेस्टिक लेवल पे सिल्वर की प्राइसेस और हाई हो जाएगी। सेकंड, अगर मैं बात करूँ एज अ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एंड एज अ ज्वेलर, तो हमारी सेल्स डाउन हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर इस टाइम पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया है, ऊपर से अगर प्राइस में इतनी वॉलिटिलिटी आएगी तो कंज्यूमर माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। आने वाले ब्राइडल सीजन के अंदर भी जो सिल्वर स्पेशली गिफ्टिंग के लिए यूज़ आती है वो कम हो जाएगी, लोग सिल्वर से दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट होने लग जाएंगे फॉर द सेम रीज़न की डिमांड बढ़ गई। इतनी महंगाई हो रही, सरकार ने इतनी महंगी कर दी, हम लोग खुद ही सोच समझ के एक चांदी का पायल 8-8 हज़ार के आ रहा है, वो कैसे लेंगे हम गरीब जैसे आदमी। गोल्ड का रेट वैसे ही बढ़ गया, ड्यूटी भी बढ़ गई है, तो गोल्ड तो कोई तभी खरीदेगा जब अगर उसको बहुत ज्यादा कोई जरूरत हो। जो आपको जो डेली यूज के जो औरतों के हैं या फिर शादी ब्याह के लिए जो आप खरीदते हैं, तो वो तो आप नहीं बंद कर सकते ना। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाता हूं तस्वीरें और लिए चलता हूं भोजशाला। भोजशाला को कोर्ट ने कहा यह मंदिर है, और उसके बाद देखिए जरा भोजशाला पर एएसआई का नया ऑर्डर आ गया है। वो ऑर्डर यह है कि अब हिंदुओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। आज वहां हवन हुआ है, ये वो तस्वीर है। और एएसआई के ऑर्डर में हिंदू समाज को बिना प्रतिबंध प्रवेश की बात की गई है। साथ ही साल के 365 दिन बिना रोक टोक पूजा की इजाजत होगी। उसके बाद देखिए जरा भोजशाला में महाआरती भी की गई है, लोग पहुंचे, स्थानीय लोग पहुंचे। उसके बाद भक्तों में खुशी का आलम यह है कि भक्त आज नाचते गाते नजर आए। भोजशाला में तस्वीरें देख रहे हैं, धार की तस्वीरें हैं। महिला भक्त हैं और पुरुष भक्त हैं जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा मूर्ति लेकर पहुंचे, वाघ देवी की मूर्ति। जो असली मूर्ति है वो लंदन के म्यूजियम में, और कोशिश ये है कि उस मूर्ति को लाया जाए, लेकिन दूसरी मूर्ति लेकर पहुंचे। तो भाई अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। जीत का जज्बा हो और हार ना मानने की जिद हो तो एवरेस्ट जैसी ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है। पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली एडमंड हिलेरी ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। न्यूजीलैंड में जन्मे जो एडमंड हिलेरी कभी मधुमक्खी पालकर अपना घर चलाते थे, उस दुबले पतले लड़के को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके हौसले के सामने कभी पहाड़ों की ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी। पहाड़ी चोटियां, बर्फीले रास्ते और मुश्किल जगहों का दौरा करना बचपन से हिलेरी का शौक था। पहले वो न्यूजीलैंड के ऊंचे पर्वतों पर चढ़े, फिर 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई की 11 चोटियां फतेह की, और तब उनके मन में यह भरोसा हो गया कि मैं माउंट एवरेस्ट भी जीत सकता हूं। तब तक 13 देशों के 1200 से ज्यादा लोग कोशिश कर नाकाम हो चुके थे। पहली 2 कोशिशों में हिलेरी भी शिखर के करीब पहुंचकर नाकाम हो गए थे, लेकिन उनकी इस कोशिश की भी दुनिया में खूब चर्चा हुई थी। इंग्लैंड में एक क्लब ने उन्हें सम्मानित करने और बोलने के लिए मंच पर बुलाया। तब हिलेरी ने सिर्फ इतनी ही कहा कि मैं फिर आऊंगा और एवरेस्ट तुम तब भी उतने ही ऊंचे रहोगे। यानी उनका कहने का मतलब था कि तुम तो पत्थर हो एवरेस्ट, पर मेरा हौसला पहले से ज्यादा ऊंचा होगा क्योंकि मैं इंसान हूं। ऐसा लग रहा था मानो हिलेरी खुद से वादा कर रहे हैं कि एवरेस्ट जीतने का संकल्प कर रहे हैं। हिलेरी ने कड़ी तैयारी की, परखा कि नाकामी क्यों मिल रही है, और साल भर के अंदर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर इतिहास रच दिया और बड़ा फंडा दिया। डर को ताकत में बदलिए और तैयारी और हौसला इतना बड़ा रखिए कि कोई भी चुनौती नामुमकिन ना हो पाए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।